हवा के साथ साथ घटा के संग संग वो साथी चल। रुकिए रुकिए, मैं कोई आपको गाना वाला नहीं सुनाने वाली, मैं सुनाने वाली हूँ आपको एक कहानी। नमस्कार साहित्य मित्र, इस कहानी का शीर्षक है इंदुमती। कहानी के शीर्षक से ही स्पष्ट हो जाता है कि ये एक लड़की बालिका की कहानी है। इस कहानी की नायिका इंदुमती बहुत ही सुंदर है। उसकी सुंदरता इतनी अधिक है कि कोई भी उपमा उसके लिए कम पड़ जाती है। ये जब बहुत छोटी होती है, 3-4 वर्ष की होती है, तो उस समय इसकी माता का स्वर्गवास हो जाता है और इसके पिता इसे लेकर के जंगलों में जा करके एक कुटिया बनाकर रहने लगते हैं। आपको तो याद ही होगा, जब हम बचपन में कोई भी चित्र बनाते हैं तो नदी, झरने, पहाड़, पर्वत, कितनी खूबसूरत चीजें बनाते हैं और साथ में बनाते हैं एक झोपड़ी। ऐसे ही किसी झोपड़ी में वो रह रही होती है, परंतु इस कहानी में ये है कि झोपड़ियों की संख्या बिल्कुल एक है, वहां कोई आसपास पे रहने वाला नहीं है। इंदुमती बचपन से ही अकेली है। वो नदी, झरनों के साथ बातें करती है, तितलियों के साथ खेलती है, कभी फूलों की माला बनाती है, तो कभी दिन भर उछलती कूदती रहती है, कभी खरगोशों के पीछे भागती है। याद है ना आपको, खरगोशों के लाल लाल आंखें होती हैं खरगोश की, और उस खरगोश की आंखों से बहुत अच्छी लगती है और वो उसके पीछे दिन भर भागती रहती है। अब इस तरह से उसका जीवन चल रहा है। उसके आसपास उसकी कोई सहेलियां नहीं है, अकेली है। पिताजी से कहानियां सुनती है, उसमें वो देव पुरुषों की कहानियां सुनाते हैं। ऐसी ही जिंदगी व्यतीत होती रहती है और इस प्रकार से इंदुमती बड़ी होने लगती है, किशोरावस्था में आने लगती है। तभी क्या होता है, एक दिन वो कहीं जंगल में दूर दूर निकल जाती है और उस समय उसे उसके सामने दिखाई देता है एक नवयुवक जो किसी पेड़ के नीचे बैठा आराम कर रहा है। उसको देखते ही इंदुमती को ऐसा लगता है कि ये कौन है, क्योंकि इस प्रकार से उसने किसी व्यक्ति को देखा ही नहीं है। आज तक उसने सिर्फ अपने पिता को देखा है और वो यही समझती है कि मैंने अपने जीवन में पिता के अलावा किसी को नहीं देखा है, क्योंकि पिता की कहानियों में उसने जो देव पुरुष सुने थे, इसकी सुंदरता बिल्कुल उन देव पुरुषों की तरह है, तो ये कोई मनुष्य तो हो ही नहीं सकता। उसके कदम धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। उसके कदमों की आहट से वो नवयुवक जिसका नाम चंद्रशेखर है, वो जाग जाता है, उसकी तरफ देखने लगता है, तो उसे भी ऐसा लगता है कि ये कोई वनदेवी होगी, अप्सरा होगी। इस प्रकार से वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख करके आकर्षित होने लगते हैं। इसी उधेड़बुन में चंद्रशेखर उससे पूछ बैठता है कि मैं यहाँ पर जंगल में भटक गया हूँ, आप क्या मुझे इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता बताएंगी, या आप मुझे थोड़ी देर विश्राम करने के लिए कोई जगह दे सकती हैं, कोई जगह बता सकती हैं। इस प्रकार से उनकी बातें शुरू हो जाती हैं और इंदुमती को ऐसा लगता है कि मुझे जिस प्रकार से इस युवक के प्रति जो आकर्षण हो रहा है, शायद मेरे पिता को भी इसे देखकर उतना ही वो खुश हो जाएंगे। और इस प्रकार से मन में मनोभाव उत्पन्न होने लगते हैं और वो इंदुमती उसे अपने घर की ओर लेकर चलने लगती है। अब ये राजशेखर कौन है? ये राजशेखर एक राज्य का राजा है जिसका पुत्र चंद्रशेखर है। दिल्ली के शासक इब्राहिम लोधी, जिसने चंद्रशेखर के पिता राजशेखर को धोखे से मार दिया। उससे क्षुब्ध होकर चंद्रशेखर अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उस इब्राहिम लोधी से अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए वहाँ उसकी सेना में घुसकर उसको मारकर वापस जब लौट रहा होता है, तो ऐसे समय पर उसके पीछे उसके कुछ सैनिक लग जाते हैं जिनके साथ इसका फिर घनघोर युद्ध होता है।
और ये जैसे तैसे उन लोगों को मारकर अपने राज्य की ओर जा रहा होता है, तो उसी समय यह रास्ता भूल जाता है और पहुंच जाता है जंगल में। जंगल में रास्ता भटकने के कारण वो अब आराम कर रहा है, दिनों से वो भूखा प्यासा है, और ऐसे समय पर उसे इंदुमती मिलती है। दोनों जन, इंदुमती इन सारी बातों से अनभिज्ञ है। दोनों जन वहां से निकलते हैं और घर की तरफ जाते हैं। घर की तरफ जाते जाते इंदुमती के मन में यही है कि मेरे पिता इसको देख करके बहुत ही प्रसन्न होंगे, और वैसे भी अतिथि देवो भव इस परंपरा को पालन इंदुमती बहुत अच्छे से कर रही है। इस बात को जान करके भी उसके पिता उसकी स्तुति करेंगे। इस प्रकार से उसके मन में मनोभाव उत्पन्न होते हैं। परंतु यह क्या, जब वो घर पहुंचती है तो घर पहुंचने के पश्चात उसे कुछ और ही देखने को मिलता है। जैसे ही वो घर में पहुंचती है, उसके पिता तलवार लेकर के उसके पीछे, उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। उसके पिता के हाथ में तलवार है, वो बड़े जोर जोर से क्रोधित हो रहे हैं और गुस्सा करके बोल रहे हैं कि तुम्हारी इस प्रकार से, वो युवक को देखकर क्रोध कर रहे हैं कि तुम्हारी इस प्रकार से यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई। मेरे इस क्षेत्र में कोई मेरी आज्ञा के बिना कदम नहीं रख सकता है, और तुम यहाँ पर मेरी पुत्री के साथ बात करते हुए मेरे घर तक चले आए। इस प्रकार से उसको क्रोधित होता हुआ देखकर पिता को, इंदुमती को बड़ा आश्चर्य होता है। पिता के क्रोध युक्त वाणी को सुनकर वहां आसपास में बहुत सारे कुछ लोग खड़े हो जाते हैं, आ जाते हैं। उनके हाथों में भाला है, उनकी मूछें बड़ी बड़ी है, लंबी चौड़ी कदकाठी के 5-25 लोग वहां पर एकत्र हो जाते हैं। वो भी उसे मारने के लिए उद्यत है। इस सब से इंदुमती पर बहुत गहरा असर होता है। वो समझ नहीं पाती है कि ये आखिर क्या हो रहा है, क्योंकि इसके पहले उसने कभी अपने पिता के साथ इतने सारे व्यक्ति तो दूर, किसी एक व्यक्ति को भी नहीं देखा था। उसके लिए ये अनुभव बहुत अनोखा था। वो पिता के चरणों में पड़ जाती है, पिता से माफी मांगती है, कहती है कि ये सारी मेरी गलती है, मैं इन्हें यहाँ लेकर आई हूँ, तो आप कृपा करके इनके प्राण लेने की बात मत कीजिए, आप इस तरह से इन पर क्रोध मत कीजिए। वो कहता है कि नहीं, मैं इसका सर धड़ से अलग कर दूंगा, क्योंकि ये इस प्रकार से मेरी आज्ञा के बिना इस क्षेत्र में प्रवेश किया है। इसने इंदुमती के बहुत कहने पर उसके पिता मान जाते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो तुम्हें मेरा गुलाम बनकर रहना पड़ेगा, और मैं जो कहूँगा उसी बात को तुम्हें मानना पड़ेगा, मेरी हर आज्ञा का पालन तुम्हें करना पड़ेगा। युवक भी परिस्थितिवश उस बात को स्वीकार कर रहा है। वो राजकुमार होने के बावजूद भी उसकी सभी बातों को मानने के लिए विवश है। वो वहाँ पर रहने के लिए तैयार हो जाता है। उसे इंदुमती पर भी दया आ रही है कि उस के ऊपर भी उसके पिता न चाहते हुए भी क्रोध कर रहे हैं। अभी चंद्रशेखर वहाँ रह जाता है, कुल्हाड़ी उठा लेता है। वहाँ उसके पिता ने जिस प्रकार से कहा है, लकड़ियाँ काटो, लकड़ियों को कुटिया के अंदर लेकर जाओ, ये सारा काम वो करने लगता है। परंतु राजकुमार होने की वजह से वो जल्दी ही इस काम को करने में थकावट का अनुभव करता है, और उसे उस प्रकार से देख करके इंदुमती उसके पास जाकर उसे खाना पीना देने की कोशिश करती है, फल देती है, कहती है कि मैं 2 गाँव कुल्हाड़ी के मार देती हूँ, तुम बैठ करके 2 मिनट विश्राम कर लो। जैसे ही इस प्रकार से वो कहती है तो वो मना करता है कि तुम्हारे पिता क्रोध करेंगे, मत करो तुम ऐसा। लेकिन इंदुमती कहती है कि नहीं, आप थक जाएंगे, आप इस प्रकार से थके हुए हैं तो आप थोड़ा सा पहले जल ग्रहण कर लीजिए, 2 फल खा लीजिए। इस प्रकार से वो कहती है। उसकी बातों को सुनकर 2 मिनट के लिए, वो 2 घड़ी के लिए वो फल खाने के लिए वहाँ बैठता है। तुरंत उसके पिता उसे देख लेते हैं और उसके ऊपर फिर तलवार लेकर के आ जाते हैं कि मैंने तुम्हें इतनी बार मना किया, तुम इस प्रकार से इसकी सहायता क्यों कर रही हो। फिर इंदुमती और चंद्रशेखर एक दूसरे के लिए उसके पिता से माफी मांगने लगते हैं, क्षमा मांगने लगते हैं। इस प्रकार 2-3 बार घटित होता है। एक बार वो दोनों बात कर रहे होते हैं तो उस इंदुमती के पिता उसकी बात को सुन लेते हैं, जिसमें वो राजशेखर के बारे में, अपने पिता के बारे में चंद्रशेखर सब कुछ बता रहा है। और इंदुमती को इस बात का पता चल जाता है कि वो इब्राहिम लोधी को मारकर इस प्रकार से यहाँ पर आया हुआ है। इंदुमती के पिता जब इस बात को जान लेते हैं
कि चंद्रशेखर अब उसकी पुत्री से विवाह भी करना चाहता है और उसके साथ इस प्रकार से बात कर रहा है कि मैं आज राजा बनने वाला हूँ और मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूँगा और उसके बाद फिर दूसरी किसी भी लड़की के साथ विवाह नहीं करूँगा, किसी और को तुम्हारा स्थान नहीं दूंगा। इन सब बातों को, लंबी चौड़ी बातों को शाम के समय जब वो बोल रहा है, तब उस समय उसके पिता इन सारी बातों को सुनते हैं और एक अनोखे संतोष का अनुभव करते हैं और पहाड़ी के उस पार जा करके अपने सभी साथियों की एक सभा बुलाते हैं। उस सभा में वो कह रहे होते हैं कि आज मैं बहुत खुश हूँ, ईश्वर ने मेरी मनोकामना सुन ली। अब वो बूढ़ा जो अब तक अपनी पुत्री के और उस चंद्रशेखर के इतने खिलाफ था कि वो उनका सर धड़ से अलग करने के लिए उद्यत था, तो ऐसा क्या उसने सुन लिया था कि जो वो इतना प्रसन्न हो गया और कहने लगा कि वो ईश्वर ने उसकी मनोकामना पूर्ण कर दी है। वो अपने साथियों को बताता है कि ये जो चंद्रशेखर हमने जिसे अभी यहाँ पर अपना गुलाम बना करके रखा है, ये और कोई नहीं, ये राजकुमार है और एक वो राजकुमार है जिसने इब्राहिम लोदी को मारा है। ये जो बूढ़ा पिता है, ये कोई जंगल का निवासी आदिवासी नहीं है, बल्कि ये स्वयं एक राज्य का राजा है। जिस राजा की पत्नी को उन्होंने कहा था कि आप अपनी रानी को हमारी सेवा में भेज दीजिए, अन्यथा इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाइए, और इसी कारणवश उस रानी ने आत्महत्या कर ली अपने सारे राज्य के लोगों की भलाई के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से पूरे राज्य के लोगों पर कोई मुसीबत आए। उस समय इस राजा ने अपने सभी आसपास के, आस पड़ोस के राज्य के सभी राजाओं को कहा कि जो भी कोई इब्राहिम लोदी का वध करेगा, मैं अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दूंगा। परंतु उस समय उसका साथ किसी ने नहीं दिया। और फिर आज जब ये चंद्रशेखर इब्राहिम लोदी को मारकर ईश्वर की प्रेरणा से उनके द्वार पर आ खड़ा हुआ है, तो फिर ये वृद्ध राजा उसके साथ इस प्रकार का व्यवहार क्यों कर रहा है? ईश्वर ने उसकी सुन ली है, परंतु एक पिता अपनी पुत्री के भविष्य की चिंता करता है। वो नहीं चाहता कि उसकी पुत्री किसी ऐसे व्यक्ति के घर जाए कि जो उसका सम्मान ना कर सके अथवा तो उसे सुखी ना रख सके। वो पूरी तरह से संतुष्ट हो जाना चाहता है कि ये जो नवयुवक उसके सामने आया है, ये अवश्य ही उसकी पुत्री का पूरा अच्छी तरीके से ध्यान रखेगा, और इसीलिए वो अपने दूसरे साथियों को, जो कि भाला लेकर के हमेशा ही इसके साथ खड़े रहते दिखाई देते हैं, वो उनको कहता है कि मैं अपनी पुत्री का विवाह इस लड़के के साथ अवश्य कर दूंगा, लेकिन और उसके बाद में हिमालय की तरफ निकल जाऊंगा, और तुम सब भी इतने वर्षों से जो मेरी सहायता कर रहे हो, मेरे लिए अपने घर बार को छोड़ करके मेरे साथ रह रहे हो, तुम सब भी अपने घर को निकल जाना। और ऐसा कह करके वो वापस अपने घर पर आता है, और घर पर आकर के अब वो अंतिम परीक्षा लेना चाहता है, और तभी वो राजकुमार और अपनी पुत्री इंदुमती को बात करते हुए देखता है और आग बबूला होकर के तलवार लेकर के उसके सामने आ जाता है और तलवार उठा करके एकदम उस चंद्रशेखर को मारने की कोशिश करता है। जैसे ही वो तलवार उठाता है, वैसे ही इंदुमती उसके पैर में, अपने पिता के पैर में पड़ जाती है, पैरों में गिर जाती है, क्षमा मांगने लगती है और उसके प्राणों की भीख मांगने लगती है। वह चंद्रशेखर भी उनके पिता के चरणों में गिर जाता है और इंदुमती के प्राणों की भीख मांगता है कि आप इसको छोड़ दीजिए। वो दोनों एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के प्राणों की भीख मांग रहे हैं, और इस प्रकार से उनको देख करके पिता का हृदय पिघल जाता है और वो अब उनके साथ और अधिक इस प्रकार का अभिनय नहीं कर सकता है। वो पिता दोनों बच्चों को अपने हृदय से लगा करके उन्हें पूरी हकीकत बता देता है, और इंदुमती भी इस बात से परिचित हो जाती है कि वो कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि एक राज्य की राजकुमारी है। इस प्रकार से ये कहानी समाप्त होती है। दोनों का
उनका विवाह हो जाता है, पिता हिमालय की ओर निकल जाते हैं। कहानी हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। कहानी हमें ये सिखा रही है कि मनुष्य को विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं माननी चाहिए। एक राजकुमार हो, एक साधारण मनुष्य हो या फिर कोई और, प्रत्येक को अपने जीवन में बहुत बार अनेक नवीन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे समय पर उसे अपना धैर्य कभी नहीं खोना चाहिए। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात जो कहानी हमें सिखाती है वो है माता पिता का अपने बच्चों के प्रति प्रेम। कभी कभी माता पिता का प्रेम दिखाने का तरीका अलग हो सकता है। वो अपने बच्चों के सुखी जीवन की कल्पना करते हुए उनके साथ बहुत बार कठोरता का व्यवहार करते हैं, लेकिन उनकी कठोरता के पीछे अपने बच्चों के लिए प्रेम के अलावा और कुछ नहीं होता है। तो हमें ये भी समझना चाहिए कि माता पिता के कटु शब्द कभी भी अपने बच्चों का अहित नहीं कर सकते। ये कहानी हमको ये और सिखाती है कि हम कहीं भी रहें पर हमें अपने मूल्यों को, चारित्रिक मूल्यों को हमेशा संभाल कर रखना है। वो परिवार, वो जो कुछ लोग थे जो उस वृद्ध पिता के साथ 12-12 वर्षों से उसके साथ जंगल भटक रहे थे, अपने घर बार को छोड़ करके वो अपने राजा के प्रति स्वामी भक्ति को प्रदर्शित कर रहे थे। ये कहानी हमें बहुत कुछ हर तरीके से सिखाकर चली जाती है। साधारण सी कहानी है, उसमें अनोखा कुछ भी नहीं है, लेकिन कहानी तो कहानी है जो हमेशा ही व्यक्ति को धैर्य के साथ आगे बढ़ने का एक अवसर प्रदान करती है और हिम्मत प्रदान करती है। धन्यवाद।